आज बात करते हैं पार्ट 4 ऑफ दिस चैप्टर. इन प्रीवियस वीडियोस वी हैव सीन इलेक्ट्रिक करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओम्स लॉ एंड इट्स डेरिवेशन. आफ्टर दैट कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस. तो इतना हम लोग पढ़ चुके हैं. अगर आपने कोई भी वीडियो मिस किया है तो आप उसको एक बार देख लीजिए. अभी आज स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस. होता क्या है कि प्रैक्टिकल केसेस में कई बार रेजिस्टेंस को कंबाइन करना पड़ता है इन ऑर्डर टू गेट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ अ रेजिस्टेंस. तो हम लोग जो कॉम्बिनेशन करते हैं वो बेसिकली दो टाइप से कर सकते हैं. कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस. तो कॉम्बिनेशन दो टाइप के कौन से होते हैं? नंबर 1 इज सीरीज कॉम्बिनेशन and the second one is parallel combination. So we use two types of combinations of combining resistance. Number 1 is series combination, number 2 parallel combination. सीरीज कॉम्बिनेशन होता है जहां पर रेजिस्टेंसेस को एंड टू एंड आप कनेक्ट करते हैं. एंड टू एंड का मतलब क्या हुआ कि सेकेंड एंड लास्ट एंड फर्स्ट रेजिस्टेंस का कनेक्ट होता है फर्स्ट एंड ऑफ सेकेंड रेजिस्टेंस की. इसका सेकेंड एंड इसके फर्स्ट एंड से कनेक्टेड है, इसका सेकेंड एंड इसके फर्स्ट एंड से कनेक्टेड है. तो जब एंड टू एंड कनेक्शन करते हैं तो दिस विल बी कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको याद रखना है कि करंट सेम रहती है. जो करंट होती है, करंट फ्लो विल बी सेम इन एवरी रजिस्टर. तो जितने भी रजिस्टेंस होते हैं वहां पर करंट फ्लो सेम रहता है और वोल्टेज डिफरेंस अलग होता है इन एवरी रजिस्टेंस. सो इन सीरीज कॉम्बिनेशन द वैल्यू ऑफ करंट फ्लो इन एवरी रजिस्टेंस विल बी इक्वल. वाइल इन पैरेलल कॉम्बिनेशन आप कंबाइन करते हैं इस टाइप से कि फर्स्ट एंड of every resistance connected to first end of other resistors. तो जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं, सपोज R1, R2 और R3, इनके फर्स्ट एंड एक साथ कनेक्ट कर देते हैं और सेकेंड एंड एक साथ कनेक्ट कर देते हैं और इसके अक्रॉस एक वोल्टेज डिफरेंस हम लोग लगा देते हैं. तो अभी क्या होता है, ये इस कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन. और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज डिफरेंस होता है across each resistance वो होता है सेम, will be same. तो क्या हुआ, हम लोगों ने क्या देखा कि there are two types of combinations are possible in the case of resistances. First one is series combination and the next one is parallel combination. पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं एंड द करंट फ्लो विल सेम इन एवरी रेजिस्टेंस. While in parallel combinations, all the first ends are connected together and second ends are also connected together, and these ends are connected across a potential difference. तो एक वोल्टेज डिफरेंस जो जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं उनके अक्रॉस सेम होता है. तो यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू सेम होती है एवरी रेजिस्टेंस में और पैरेलल में वोल्टेज की वैल्यू सेम होती है अक्रॉस एवरी रेजिस्टेंस. तो अभी हम लोग स्टडी करते हैं. फर्स्ट वन इज फर्स्ट कॉम्बिनेशन, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन. तो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट वन इज विच इज सीरीज कॉम्बिनेशन. अभी सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने बताया कि एंड टू एंड आप कनेक्शन करते हो एंड सपोज these three resistances R1, R2 and R3 are connected in series. तो यहाँ पर इसका जो सेकेंड एंड है ये सेकेंड रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से कनेक्टेड है. सिमिलरली सेकेंड एंड ऑफ सेकेंड रजिस्टर विल बी कनेक्टेड टू थर्ड रेजिस्टेंस का फर्स्ट एंड से. अभी फर्स्ट रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड को और लास्ट रेजिस्टेंस के लास्ट एंड को हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से. तो सपोज अ पोटेंशियल डिफरेंस is applied
अक्रॉस द R1, R2 एंड R3। तो भी क्या होगा कि यहां पर जो करंट फ्लो होगी वो करंट सेम फ्लो होगी। मैंने पहले भी बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट फ्लो करती है वो एवरी रेजिस्टेंस में सेम होती है। देखिए आई करंट पास होगी तो आई यहां से भी पास होगी, आई यहां से भी पास होगी और करंट यहां से भी पास होगी और फाइनली आई करंट बैटरी में रिटर्न करेगी। अभी क्या होता है, वी नो दैट बाय ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, तो वोल्टेज अक्रॉस एनी रेजिस्टेंस विल बी गिवन बाय V इक्वल टू IR। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा सपोज, और इसके अक्रॉस वोल्टेज हो गया V2 और इसके अक्रॉस वोल्टेज हो जाएगा V3। तो वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस R1 के अक्रॉस अगर आप वोल्टेज डिफरेंस निकालेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी V1 इक्वल टू, वोल्टेज डिफरेंस क्या होता है, V इक्वल टू I इंटू R, करंट फ्लोइंग एंड रेजिस्टेंस। अभी यहां पर करंट कितनी फ्लो कर रही है, I, और इसका रेजिस्टेंस है R1। सिमिलरली वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस R2 एंड R3। अभी R2 के क्रॉस क्या हो जाएगा, R2 के क्रॉस हो जाएगा V2 इक्वल टू I इंटू R2 एंड V3 विल बी इक्वल टू I इंटू R3। अभी हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि जो नेट वैल्यू है वोल्टेज की वो कितनी है, V, एंड V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। भाई टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V का, भाई ये V1 हो गया, ये V2 हो गया और ये V3 हो गया, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर आप यहां पर V1, V2 और V3 की वैल्यू पुट कर दें तो वी गेट IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। यहां से अगर आप I कॉमन ले लें तो वी गेट R1 प्लस R2 प्लस R3। अभी I को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाते हैं तो वी गेट V अपॉन I विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड वी नो दैट V इक्वल टू IR, तो V अपॉन I की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन इन दिस सर्किट। इफ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बी कैपिटल R, देन हम लोग क्या करेंगे, V इक्वल टू IR होता है तो V अपॉन I की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल R, देन V अपॉन I की जगह आपने पुट किया कैपिटल R, दैट इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस, एंड इट विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। दैट मीन्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन the effective resistance will be equal to sum of all the resistance exist in that electric circuit। तो यहां पर जो R इफेक्टिव की वैल्यू आती है वो आती है R1 प्लस R2 प्लस R3। आपको समझ में आया, एक बार फिर से इस क्वेश्चन एग्जाम्पल को रिपीट करता हूं। तो वी नो दैट V इक्वल टू IR एंड द ऑल रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो भी R1 के क्रॉस करंट, R2 के क्रॉस करंट और R3 के क्रॉस करंट तो सेम होगी एंड द वैल्यू विल बी I एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बी V1, V2 एंड V3। अभी V इक्वल टू IR होता है तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू R1। सिमिलरली V2 विल बी इक्वल टू I इंटू R2 एंड V3 विल बी इक्वल टू I इंटू R3। अभी नेट पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V है तो V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो we will put V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V1, V2 और V3 की आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी एंड वी गेट V इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। I कॉमन ले लिया तो वी गेट I एंड इन ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस R3। I को लेफ्ट हैंड साइड में लाए एंड वी गेट V अपॉन I विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर इस सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस आप देख लो, इफेक्टिव रेजिस्टेंस अगर R हो इस सर्किट का तो V अपॉन I विल बी इक्वल टू R। तो V अपॉन I की जगह हम लोगों ने रख दिया R विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब क्या हुआ कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर दो रेजिस्टेंस लगा दिए गए हैं, सपोज टू रेजिस्टेंसेस
ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम एंड 3 ओम आर रेस्पेक्टिवली। इनकी वैल्यू R1 की वैल्यू 2 ओम है और R2 की वैल्यू 3 ओम है और इनको सीरीज में ऐड किया है, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इफेक्टिव रेजिस्टेंस विल बी R1 प्लस R2। तो जो भी रेजिस्टेंस है आप उनका सम कर दीजिए एंड वी गेट 2 प्लस 3 दैट इज 5 ओम। तो सीरीज कॉम्बिनेशन बहुत ही इजी है, आपको जस्ट करना क्या है कि जो भी रेजिस्टेंस हैं आप उनका डायरेक्ट सम करके इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अभी बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, विच इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो भी यहां पर मैंने आपको बताया था कि सपोज लेट अस टेक 3 रेजिस्टेंसेस ऑफ रेजिस्टेंसेस R1, R2 एंड R3 और इनके फर्स्ट एंड को आपने एक साथ कनेक्ट कर दिया है और सेकेंड एंड को एक साथ कनेक्ट कर दिया है और इनके अक्रॉस एक लगा दी बैटरी कैपिटल V वोल्ट की। तो भी आप देख रहे हो कि रेजिस्टेंस जो R1 है वो भी कनेक्ट है, एक इसको A बोल दिया, उसको B बोल दिया। अभी A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है? कैपिटल V का। अभी R1 के भी जो दोनों एंड्स हैं वो कनेक्ट है A और B के बीच में। मतलब क्या हुआ कि A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है और R1 के दोनों देखिए एंड्स, ये पहला एंड और दूसरा एंड कनेक्ट है A और B से डायरेक्टली। मतलब क्या हुआ कि R1 के अक्रॉस भी वोल्टेज कितना होगा? V होगा। सिमिलरली R2 के अक्रॉस भी वोल्टेज V होगा और R3 के अक्रॉस भी वोल्टेज V होगा। यहां पर तीनों रेजिस्टेंस या जितने भी रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे होंगे सभी के अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा और वो वोल्टेज होगा यहां पर लगी हुई बैटरी के इक्वल, दैट इज V के इक्वल। तो बैटरी से करंट फ्लो करेगी, सपोज I करंट फ्लो कर रही है, तो यहां पर करंट डिस्ट्रीब्यूट होगी अकॉर्डिंग टू किरचॉफ करंट लॉ। अभी आप आगे चैप्टर में देखेंगे किरचॉफ करंट लॉ। I1 और यहां पर करंट फ्लो करेगी I2 एंड सपोज यहां पर करंट फ्लो करेगी I3। तो I विल बी, I जो है ना डिस्ट्रीब्यूट हो गई किसमें? I1, I2 और I3 में। तो यहां पर I इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 और यहां से करंट आएगी I1 की, भाई I1 ऐसे पास होगी और यहां से I2 और यहां से I3 और वापस फिर ये मिल जाएगी I और बैटरी में करंट इंटर करेगी I की। अभी हम लोग बात करते हैं कि सपोज 3 रेजिस्टेंसेस कनेक्ट किए गए इन पैरेलल में, तो वी नो दैट V इक्वल टू IR। तो इससे क्या हो जाएगा? I की वैल्यू आ जाएगी V अपॉन R। तो जो बैटरी से करंट निकल रही है उसकी वैल्यू है V अपॉन R, वेयर R इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस। R क्या है? इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन द सर्किट। इस सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस लेट अस टेक कैपिटल R। अगर हम लोग बात करें करंट इन R1 में करंट कितनी हो जाएगी भाई? I1 इक्वल टू, देखिए I की वैल्यू होती है V अपॉन R, दैट इज वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस का रेशियो। तो I1 की वैल्यू हो जाएगी, वोल्टेज तो V है और करंट रेजिस्टेंस हो गया R1, तो I1 की वैल्यू आ जाएगी V अपॉन R1। सिमिलरली अगर आप बात करें करंट I2 की, तो I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? वोल्टेज डिफरेंस V हो गया और रेजिस्टेंस की वैल्यू R2 हो गई। सिमिलरली I3 विल बी इक्वल टू V अपॉन R3 एंड वी नो दैट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I की वैल्यू आ जाएगी, I1 हो गया V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 और प्लस V अपॉन R3। तो हम लोगों ने क्या किया कि I1, I2 और I3 की वैल्यू पुट कर दी एंड वी गेट I इक्वल टू V कॉमन ले लिया एंड वी गेट 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अभी V को लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं तो वी गेट I अपॉन V इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो यहां से देखिए I की वैल्यू क्या है? V अपॉन R। तो I की वैल्यू है V अपॉन R, यहां पर पुट कर दीजिए। I की जगह आप क्या पुट कर देंगे? V अपॉन R, दैट इज V अपॉन R और ये V पहले से एग्जिस्ट कर रहा है और 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। देखिए V और V कैंसिल हो गया एंड वी गेट 1 अपॉन R
विल बी इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो यहां से हम लोगों ने देखा कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं? 1 अपॉन R इफेक्टिव विल बी इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। दिस फार्मूला विल बी यूज्ड इन द केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक बार पैरेलल कॉम्बिनेशन को फिर से समझते हैं कि लेट अस टेक 3 रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जस्ट लाइक कि फर्स्ट एंड सभी के एक साथ कनेक्ट कर दिए हैं और सेकेंड एंड एक साथ कनेक्ट किए हैं, और द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कॉम्बिनेशन इज कैपिटल V। तो भी यहाँ से I की करंट फ्लो करेगी और यहाँ पर करंट डिस्ट्रीब्यूट होगी, यहाँ पर I1 जाएगी और यहाँ I2 और यहाँ पर I3। तो इन द रेजिस्टेंस R1 करंट विल बी फ्लो I1 and in R2 current will be I2 and in R3 current will be I3. We know that by Ohm's law that V equal to IR. By this we get I equal to V upon capital R, where R is the effective resistance of the circuit. अगर बात करें करंट इन फर्स्ट रेजिस्टेंस तो I1 will be equal to V upon R1. Similarly I2 will be equal to V upon R2 and I3 will be equal to V upon R3. We know that I will be equal to I1 plus I2 plus I3. तो I1, I2 और I3 की वैल्यू पुट कीजिए एंड वी गेट I इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। देन I विल बी इक्वल टू कैपिटल V, कॉमन ले लिया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अभी I अपॉन V क्या होता है? 1 अपॉन R। अभी आप ऐसे देख लीजिए, अभी समझ लिए V अपॉन I की वैल्यू R होती है। भाई ओम्स लॉ क्या था? V अपॉन I इक्वल टू R। तो आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं कि ओम्स लॉ में था V अपॉन I इक्वल टू R, तो I अपॉन V क्या हो जाएगा? 1 अपॉन R। देन 1 अपॉन R विल बी इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। और कैपिटल R क्या था? कैपिटल R था इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस वी कैन फाइंड बाय दिस फार्मूला, दैट इज बाय 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि सपोज जैसे अभी हम लोगों ने सीरीज में देखा था कि 2 रेजिस्टेंस लिए थे 2 ओम और 3 ओम के और उनको सीरीज में कनेक्ट किया था। अभी अगर आप 2 रेजिस्टेंस 2 ओम और 3 ओम को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 अपॉन R इफेक्टिव इक्वल टू, यहां पर दोनों को आपने कनेक्ट किया है पैरेलल में, ये दोनों रेजिस्टेंस कनेक्ट हुए हैं पैरेलल में, ये 2 ओम का है और ये 3 ओम का है। तो फार्मूला हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। वैल्यू पुट करें तो 1 अपॉन R इफेक्टिव इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3, एलसीएम आएगा 6, तो यहां पर 3 प्लस 2 दैट इज 5 अपॉन 6। R इफेक्टिव विल बी इक्वल टू 6 अपॉन 5 दैट इज 1.2 ओम। तो इस टाइप से हम लोग इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहां पर आपको एक चीज ध्यान देना है कि जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है वो जो कॉम्बिनेशन में मिनिमम रेजिस्टेंस होता है, इस कॉम्बिनेशन में मिनिमम रेजिस्टेंस क्या है? 2 ओम। तो जो R इफेक्टिव की वैल्यू होती है वो मिनिमम वाले रेजिस्टेंस से भी कम वैल्यू आती है। दैट मीन्स R इफेक्टिव की जो वैल्यू है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो मिनिमम रेजिस्टेंस वाला रेजिस्टेंस है उससे भी उसकी वैल्यू कम आती है। दिस विल बी कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। अभी एक आता है कि उसमें हम लोग कुछ सीरीज कॉम्बिनेशन भी ऐड करते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी यूज करते हैं। दिस विल बी कॉल्ड मिक्स ग्रुपिंग। मिक्स ग्रुपिंग क्या होगा? एक हाइब्रिड टाइप का कॉम्बिनेशन होगा, हाइब्रिड कॉम्बिनेशन होगा। इन दिस कॉम्बिनेशन बोथ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन सीरीज एंड पैरेलल आर यूज्ड। तो उसमें क्या होगा? कुछ सीरीज कॉम्बिनेशन यूज होंगे, कुछ पैरेलल यूज होंगे, और इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम लोग हाइब्रिड कॉम्बिनेशन या मिक्स ग्रुपिंग कहते हैं। तो मिक्स ग्रुपिंग के केस में क्या होगा कि कुछ रेजिस्टेंसेस सीरीज में ऐड होंगे और कुछ पैरेलल में ऐड होंगे, एंड बाय दिस वे वी कैन अचीव मिक्स ग्रुपिंग ऑफ द रेजिस्टेंसेस। अभी जो हम लोगों के घर में जो वायरिंग होती है इन अवर हाउस, तो जितने भी अप्लायंसेस लगे होते हैं, फैन लगा है, आपके यहाँ एसी लगी हुई है, टेलीविज़न लगा हुआ है, जितने भी सॉकेट हैं तो सभी पैरेलल में कंबाइंड होते हैं। घर की जो वायरिंग होती है वहाँ पर हम लोग
पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? जिसमें जितने भी हम लोगों के घर में चीजें चल रही हैं सबको इक्वल वोल्टेज मिले। दैट मीन्स 220 वोल्ट अगर आपके घर पे सप्लाई हो रही है तो सभी को 220 वोल्ट ही मिलना चाहिए। और वहां पर हम लोग क्या करते हैं कि सबके लिए एक सेपरेट स्विच लगा देते हैं। दैट मीन्स अगर एक का भी स्विच बंद है तो बाकी सारी चीजें प्रॉपर चलती रहेंगी और बाकी सप्लाई डिस्टर्ब नहीं होगी। अभी सीरीज में सबसे मेन प्रॉब्लम तो यही थी। सीरीज में क्या है कि सपोज 3 रजिस्टेंसेस हैं, R1, R2 और R3। अगर यहां पर सर्किट ब्रेक हो गया, अब यहां पर सर्किट ब्रेक हुआ तो क्या हुआ, R2 और R3 में भी करंट की वैल्यू 0 हो गई, तो ये भी काम करना बंद कर देंगे। तो सीरीज में मेन प्रॉब्लम क्या थी कि अगर सर्किट ब्रेक होता है, एक भी रेजिस्टेंस गड़बड़ करता है तो क्या होगा, बाकी सभी सर्किट में करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। बट पैरेलल के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। पैरेलल में क्या करते हैं हम लोग, सेपरेट स्विच यूज करते हैं सभी के लिए और हम लोग अपने अकॉर्डिंग किसी को भी ऑन और ऑफ कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। एंड द नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टिविटी। दैट मीन्स रजिस्टिविटी कैसे इफेक्ट करती है बाय द टेम्परेचर चेंज। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स, देन रजिस्टिविटी ऑफ एलॉयज, आफ्टर दैट रजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स, देन रजिस्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अभी सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स। रजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स। We know that when the temperature of a metallic wire is raised, its electric resistance increases। मतलब क्या हुआ कि जैसे ही आप किसी भी मेटल में टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। कैसे इंक्रीज होता है आइए समझते हैं। कल हम लोगों ने ओम्स लॉ का डेरिवेशन किया था एंड बाय दैट डेरिवेशन वी गेट द वैल्यू ऑफ आर, दैट इज आर विल बी इक्वल टू ml अपॉन एनी स्क्वायर ए टाउ। ये हमने डेरिवेशन कल किया था लास्ट वीडियो में, दैट द वैल्यू ऑफ आर obtained from Ohm's law, R will be equal to ml upon any square a tau। अगर आपने Ohm's law का डेरिवेशन नहीं देखा है तो आप एक बार देख लीजिए। और हम लोगों को वहां से वैल्यू मिलती है R इक्वल टू ml अपॉन एनी स्क्वायर ए टाउ। यहां पर टाउ था रिलैक्सेशन टाइम, टाउ को हम लोग बोलते थे रिलैक्सेशन टाइम। अभी रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो वो फिक्स्ड पॉजिटिव आयन से कोलाइड करते हैं, तो कॉन्टिन्यूअसली वो कोलिजन चलता रहता है। तो कोलिजन जब चलता रहता है तो क्या होता है कि आफ्टर एवरी कोलिजन उनकी डायरेक्शन और वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है इन एवरी कोलिजन। तो जो सक्सेसिव कोलिजन्स होते हैं, अभी क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन चला, यहां पर कोलाइड किया, फिर से कोलाइड किया, थोड़ा सा ट्रेवल कर पाया था, फिर कोलाइड किया, कुछ टाइम तक फ्री ट्रेवल किया, फिर कोलाइड किया, और रैंडम मूवमेंट ये कॉन्टिन्यूअसली चलती रहती है। तो ये जो एवरेज टाइम है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दिस विल बी कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। इसको हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। अभी क्या होगा कि जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वी नो दैट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। अभी क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी तो डिपेंड करती है किस पर, टेम्परेचर पर। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी। अब जब वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी तो क्या होगा, नंबर ऑफ कोलिजन्स भी इंक्रीज कर जाएंगे। तो कोलिजन्स की जो फ्रीक्वेंसी थी वो बढ़ जाएगी, कोलिजन्स का नंबर इंक्रीज कर जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जो ये कोलिजन कुछ टाइम के बाद हो रहे थे तो वो कोलिजन जल्दी जल्दी से स्टार्ट हो जाएंगे, फ्रीक्वेंटली स्टार्ट हो जाएंगे और रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। तो टाउ की वैल्यू डिक्रीज करेगी जब नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज करेंगे। तो नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज करेंगे तो टाउ की वैल्यू, रिलैक्सेशन टाइम भी डिक्रीज कर जाएगा और मीन फ्री पाथ भी डिक्रीज करेगा, जो कि वो फ्री होकर ट्रेवल करता था बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, तो वो पाथ भी कम हो जाएगा। अब जब टाउ की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो आर की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। तो जब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा
तो उसके रेस्पेक्ट में क्या होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ मेटालिक वायर इज रेज्ड इट्स इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इंक्रीजेस. मतलब क्या हुआ कि जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स का और रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा. रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा मतलब कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी. तो कंडक्टिविटी वी नो दैट कंडक्टेंस जो है रेजिस्टेंस का उल्टा होता है. तो जब रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा टेम्परेचर चेंज से तो कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी. दैट मीन्स with rise in temperature the electric conductance of the wire decreases. रेजिस्टेंस इंक्रीज कराएंगे तो कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी. और हम लोग फार्मूला जानते हैं RT इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा टी. RT क्या है, T डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस है और R नॉट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस है. अल्फा इज कॉल्ड temperature coefficient of the resistance and T is the change in temperature. तो R नॉट क्या हुआ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस हो गया, अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट हो गया और T जो है टेम्परेचर में इंक्रीज हो गया. दिस बाय दिस फार्मूला वी कैन फाइंड रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर T बाय सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज. एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग तो जो अल्फा है उसकी वैल्यू होती है अप्रॉक्स 1/273. तो RT विल बी R नॉट 1 प्लस 1/273 इंटू टी. सिंस जो अल्फा की वैल्यू होती है वो अप्रॉक्सीमेट होती है 1/273. ये वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर पुट कर दी. देन RT विल बी इक्वल टू R नॉट और यहाँ पर LCM हो जाएगा 273 और हम लोगों को न्यूमरेटर में मिलेगा 273 प्लस टी. यहाँ पर टी टेम्परेचर सेंटीग्रेड में था, जब आप 270 ऐड कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा केल्विन में एंड वी गेट RT इक्वल टू R नॉट T/273. अभी इस रिलेशन से हमें क्या मिल रहा है, दैट इज RT विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर. मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वैसे ही रेजिस्टेंस भी चेंज होता जाएगा. दैट मीन्स द रेजिस्टेंस ऑफ अ प्योर मेटालिक वायर ऑफ द रेजिस्टिविटी रो ऑफ अ प्योर मेटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर प्रोवाइडेड बाय द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द मेटल इज 1/273 डिग्री सेंटीग्रेड की पावर -1. तो यहां से हम लोगों ने देखा कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करता है. और व्हाट्स अबाउट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, R की वैल्यू होती है R इक्वल टू रो एल अपॉन ए. तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो की वैल्यू हो जाएगी RA अपॉन एल. अभी जब R इंक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल आल्सो इंक्रीजेस. तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे मेटल्स में तो क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से मेटल्स का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा. दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम हो जाएगी. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉयज. तो अगर एलॉय की बात करें तो एलॉय में भी सेम चीज होती है कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है. बट एलॉय के केस में जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है अल्फा इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट. लेकिन टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू बहुत कम होती है जिसकी वजह से जो टेम्परेचर रेजिस्टेंस में राइज है वो बहुत ही कम होता है. तो एलॉय के केस में क्या होता है कि जब हम लोग रेजिस्टेंस इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज कराते हैं तो उसका भी रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है बट बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता है क्योंकि उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट कम होता है. तो जहां पर हम लोगों को कांस्टेंट रेजिस्टेंस चाहिए होता है वहां पर हम लोग मेटल्स का रेजिस्टेंस ना यूज कर एलॉय का रेजिस्टेंस यूज करते हैं क्योंकि एलॉय में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो बहुत ही कम इंक्रीज होती है. दैट इज रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉयज also increases with rise in temperature, but this increase is much smaller compared to pure metals. Let's talk about resistivity of semiconductors. तो सेमीकंडक्टर्स के केस में क्या होता है, मेटल से कुछ अपोजिट टाइप का होता है. मतलब क्या हुआ कि मेटल्स के केस में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कराएंगे तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी. बट सेमीकंडक्टर्स के केस में क्या होता है, अगर आप
टेम्परेचर इंक्रीज करा देंगे तो रजिस्टिविटी डिक्रीज करेगी, रजिस्टिविटी डिक्रीज करेगी। भाई ऐसा क्यों होता है, आइए समझते हैं। तो उससे पहले हम लोग समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेमीकंडक्टर। भाई सेमीकंडक्टर क्या होता है? देयर आर सम सब्सटेंसेस जिनका कंडक्टेंस मच लार्जर होता है इन कंपेरिजन टू इंसुलेटर। इनका जो कंडक्टेंस होता है वो इंसुलेटर से बहुत ही ज्यादा हाई होता है, बट वेरी लो एज कंपेयर टू कंडक्टर्स। तो कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर से तो ज्यादा होती है बट कंडक्टेंस से कम होती है, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर। अभी जर्मेनियम और सिलिकॉन हम लोग बेसिकली यूज करते हैं एज सेमीकंडक्टर, तो जर्मेनियम और सिलिकॉन ही बेसिकली यूज किए जाते हैं एज सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स के केस में टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जैसे ही हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कराएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज कराने से क्या होगा, अभी मेटल्स के केस में क्या था कि मेटल्स के केस में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही ज्यादा थे। यहां पर क्या होता है कि कंपैरेटिवली जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, बट जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज कराते हैं तो वैसे ही नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स में रैंडम ग्रोथ होती है। यहां पर रैपिडली इंक्रीज करते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही तेजी से इंक्रीज करते हैं, सडन इंक्रीज होती है, रैपिड ग्रोथ होती है। अभी रेजिस्टेंस का फार्मूला था R इक्वल टू ml अपॉन NE स्क्वायर ए टाउ। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेगा, भी n की वैल्यू इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, n इंक्रीज करेगा तो R डिक्रीज करेगा, तो इसकी वजह से इसकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज करती है एज इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर हम लोग रिलैक्सेशन टाइम की बात करें, जैसे मेटल्स में हम लोगों ने देखा था, मेटल्स में तो हम लोगों ने रिलैक्सेशन टाइम का एक्सक्यूज दिया था। अभी रिलैक्सेशन टाइम देखेंगे तो यहां पर क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम तो डिक्रीज करेगा क्योंकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेंगे तो उनमें कोलिजन इंक्रीज होगा, कोलिजन इंक्रीज होगा तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। बट अभी रिलैक्सेशन टाइम जब कम होगा तो R इंक्रीज करेगा। मतलब क्या हुआ कि रिलैक्सेशन टाइम जो रेजिस्टेंस को डिक्रीज कराता है ना, ये कम होगा तो R इंक्रीज करेगा, तो जो रिलैक्सेशन टाइम है वो रेजिस्टेंस को इंक्रीज कराता है, बट फ्री इलेक्ट्रॉन्स को डिक्रीज कराते हैं। तो रिलैक्सेशन टाइम इतना इंक्रीज कराता है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स इतना डिक्रीज कराते हैं, तो जो नेट इफेक्ट होता है, तो नेट इफेक्ट से जो रेजिस्टिविटी होती है वो डिक्रीज करती है एज इंक्रीज इन टेम्परेचर। समझ में आ गया? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही ज्यादा बढ़ते हैं, जब बहुत ही ज्यादा सडन ग्रोथ होती तो क्या होता है, n की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो R डिक्रीज होगा। हालांकि टाउ जो है रिलैक्सेशन टाइम वो रेजिस्टेंस को थोड़ा सा इंक्रीज कराता है, बट वो बहुत ही कम होता है एज कंपेयर्ड विद नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जो नेट इफेक्ट रहता है वो रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर। द नेक्स्ट केस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अभी इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में भी सेम कहानी है जो कि सेमीकंडक्टर की। मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज कराओगे तो इसकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगी। भाई ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज कराएंगे तो इसकी विस्कोसिटी डिक्रीज करेगी। अभी जब विस्कोसिटी डिक्रीज करेगी तो आयंस फ्री हो जाएंगे मूवमेंट के लिए, उनकी जो मूवमेंट की फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट विल इंक्रीजेस। तो अभी क्या होगा कि जैसे ही हम लोग विस्कोसिटी टेम्परेचर इंक्रीज कराएंगे तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से विस्कोसिटी डिक्रीज करेगी और विस्कोसिटी डिक्रीज करने से फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ आयंस विल इंक्रीज। तो जो आयंस है उनका फ्रीडम इंक्रीज कर जाएगा मूवमेंट करने का। तो जब फ्रीडम हो जाएगी मूवमेंट की, इंक्रीज कर जाएगी, तो उनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी। मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी और विस्कोसिटी कम होने से जो आयंस उसमें अवेलेबल है उनकी फ्रीडम इंक्रीज हो जाएगी मूवमेंट की, तो उनका मूवमेंट इंक्रीज कर जाएगा और मूवमेंट इंक्रीज करने से उनकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी।